गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, जिनकी बनावट, रूप, रंग, स्वरूप सब अलग अलग होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर मीन्स पदार्थ। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया, है ना। मतलब हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनी होती है, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या करा, उसे क्या नाम दे दिया बेटा? उसे नाम दिया उन्होंने पदार्थ। ठीक है, उसे उन्होंने वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। क्या है? ये सभी पदार्थ है ना। हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए, क्या होता है? पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सब भी क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। हाँ, दिख रहा है ना। मतलब पदार्थ वही चीज़ होगी जो स्थान घेरेगी, जिसके पास कुछ स्पेस होगी, है ना। जो अब अगर हम एक पत्थर भी रखते हैं तो वो उस जगह को घेर लेता है ना। तो वो पदार्थ हुआ। ठीक है, ठीक है। उसका कुछ आयतन होता है। पानी आप जिसमें डालोगे, उसमें बकेट में डालते हो तो बकेट पूरी फुल हो जाती है, तो उसका बकेट जैसा ही दिखता है। मतलब पूरी बकेट को फुल कर लेता है ना, वो स्थान घेरता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता ही रहा है। मनुष्य जो है वो क्या करता जा रहा है, दिन पे दिन उसको कोई भी नई चीज़ दिखती है तो उसके बारे में खोज करता ही रहता है ना। पर पहले क्या था? ऐसा था क्या? पहले नहीं, पहले तो क्या था, हमने पढ़ा पहले पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो आप कि मनुष्य क्या था? घुमंतर था। भारत के प्राचीन दर्शकों ने 5 पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं, है ना। पहले क्या किया गया कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर भी बना है और इन्हीं में हमारा शरीर अर्पण भी होता है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दर्शकों ने भी इस पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। जो हमारा मॉडर्न ज़माना आया, इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ को 2 प्रकार से विभाजित कर दिया। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी उसकी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी, भौतिक गुणधर्म बता दी और रासायनिक गुण धर्म। बेटा भौतिक गुण धर्म का मतलब ये होता है कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई आपकी आइडेंटिटी पूछे कि आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो क्या बताओगे? वो गोरा है, उसके बाल घुंघरे हैं, है ना, वो उसका वेट इतना है। तो ये सब क्या है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। रासायनिक प्रकृति मतलब हम उस पदार्थ का उसका कैरेक्टर बताते हैं कि वो किस तरीके का है। वो खट्टा है, वो मतलब खट्टा तो आपका फिजिकल में आ गया, है ना। हम वो जलेगा तो क्या बनेगा? उसकी राख बचेगी या उड़ जाएगा। जैसे कपूर, हम आप लोग जानते हो ना, हम कपूर को लेते हैं तो क्या होता है? कपूर क्या करता है? पूरी तरीके से हवा में उड़ जाता है। उसका कुछ बचता है क्या? तो वो उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी है। इस प्रकार अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, है ना। चलो पढ़ते हैं हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहली बात तो पदार्थ मिलकर किससे बना है? कण।
ठीक है। आप एक चॉक का टुकड़ा लेते हो, जब आप देखते हो कि टीचर उससे बोर्ड पे लिखती है तो उसके बिल्कुल छोटे छोटे से डस्ट जो होती है वो गिरती है, मतलब वो भी किससे बनी है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो क्या कहते हैं, पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा यह कि माना कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों के रूप में मिलते हैं। पहले ये कन्फ्यूज़न था कि जो पदार्थ है वो लकड़ी की तरह सख्त होता है, बाद में ये कहा गया कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह हाथ से फिसलने वाला होता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं, ये सतत है या कणों के रूप में बने हैं। हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दो। इसको आधा भरो और उसको मार्क कर दो। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलो। अब इस जो हमने पानी लिया 100 ml, उसमें क्या करो, आप नमक और शक्कर डाल दो और उसको घोल दो। जल के स्तर में क्या बदलाव देखेंगे आप, आपको कुछ बदलाव दिखेगा? आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है ना? जब आप पानी में शक्कर या नमक डालते हो, आपने 100 ml वाटर लिया तो बेटा वो 100 ml ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो शक्कर और नमक था वो उसमें घुल गया, ठीक है, जल के कणों के साथ मिक्स हो गया वो। तो जल के स्तर में मतलब वाटर 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गए हैं, जैसा चित्र में दर्शाया है। आपको क्या है, आगे डायग्राम में बताया है क्या हुआ है कि जो शक्कर थी वो नमक या शक्कर क्या करा, पूरी तरह से पानी में घुल गए हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार 1 लीटर अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार 1 घन मीटर, इसको क्या बोलते हैं, 1 लीटर में कितने घन मीटर आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। हम आयतन को किससे माप सकते हैं? आयतन को हम लीटर से नापते, जैसे आप लोग दूध पानी सबको किससे नापते हैं हम लोग, लीटर से। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 घन मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 ml और 1 मिली लीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले क्या करा, एक बीकर लिया है, इसमें हमने इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, इसमें इस पूरे डायग्राम को, ठीक है, ध्यान देना आप। क्या करा, इसमें क्या डाल दिया हमने, 100 ml वाटर लिया, उसमें जल मिलाया, नमक मिलाया और फिर उसको क्या कर दिया, उसको हमने लाख गुना अत्यधिक किए गए कण जल के। अब इसमें क्या डाल दिया, सेकंड पिक्चर में देखो आप, इसमें चम्मच से क्या डाला है, नमक। अब इसको हमने रॉड की सहायता से आप क्या कर रहे हो, हिला रहे हो। तो आपको देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं शक्कर के, देखिए आप, दिख रहे हैं आपको, हाँ ये देखो, इसमें जल के कण अलग दिख रहे हैं आपको और नमक जो है उसके पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं। जो ये येलो वाले हैं ना, ये क्या है, ये नमक है और जो ये है स्काई ब्लू कलर का जल है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग। अब जब ये घुल जाएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा और जल के स्तर में देखो कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पर जितना था जल पूरे समय उतना ही है, ऊपर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। पदार्थ के कण कितने छोटे होते, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि ये होते कितने छोटे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब फिर से कोई एक्टिविटी करते हैं।
पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। क्या करें, पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक केमिकल, एक एलिमेंट समझो। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है ना। उसको आप क्या करोगे, अगर 100 ml वाटर में घोल लोगे तो क्या होगा, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर इसको 90 ml जल में मिला दो। अब दूसरी तरफ क्या करो, आप 90 ml जल लो, उसमें इसको मिला दो। तो अब क्या हो गया, हमने 10 ml ऊपर से निकाला और इसमें मिलाया, तो ये 10 ml, ये 100 ml हो गया। फिर इस उपरोक्त घोल में से फिर 10 ml निकालो और दूसरे 90 ml जल में मिला दो। ठीक है, ऐसा आप 5 से 8 बार करो। क्या जल अब भी रंगीन है, आपको दिखेगा? क्या होगा बेटा, जब आप ऐसा करोगे तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। क्या हुआ है कि जब धीरे धीरे, पहले पानी क्या था, बिल्कुल क्लियर वाटर था, देन इसमें हमने क्या मिला दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हल्का पिंक हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml निकाल के इस सेकंड वाले बीकर में मिला दिया, तो पहले ये 90 ml था, अब ये भी 10 ml हो गया। तो जो पिंक कलर है उसमें बदलाव है। आप देखो, यहाँ पर डार्क था, यहाँ पर थोड़ा लाइट है। देन अगेन फिर इसमें से 10 ml निकाल के हम दूसरे 90 ml में मिला देंगे तो और कम पिंक कलर हो जाएगा। देन थर्ड वाले में मिला दिया तो और कम, मतलब धीरे धीरे उसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन या तनुकरण। ठीक है, तनुकृत कहते हैं या डाइल्यूशन, इंग्लिश में डाइल्यूशन कहते हैं, हिंदी में तनु कहते हैं। ठीक है, कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें हम वाटर मिलाते जा रहे हैं तो उसके एक्चुअल कलर जो होता जा रहा है वो उसका डिसअपेयर होता जा रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो सकती है ना। धीरे धीरे डिसअपेयर तो हो रहा है वो, लेकिन क्या हो रहा है, पानी पूरी तरीके से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा ना थोड़ा कलर तो उसमें बचेगा। वो बहुत टाइम लगेगा जब वो पूरी तरह से क्लीन होगा, जब उसमें बिल्कुल ही कण ख़त्म ही होने लगेंगे तब ऐसा होगा। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो पोटेशियम का एक पार्टिकल था उसमें बहुत सारे कलर्स के पार्टिकल थे, मतलब उसमें पिंक कलर के और बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तभी तो वो और छोटे छोटे भागों में क्या होता गया, विभाजित होता चला गया। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। अब कुछ समय ऐसा आएगा कि फिर जैसा कलर है वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं, फिर वो डिसअपेयर होने लगेगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी टूटने की, वो टूट टूट के छोटा होते ही जा रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अपने घर में भी क्रियाकलाप करके देख सकते हो। लगातार तनुकरण होने पर उसकी महक में हमें क्या मिलता है। अब डेटॉल लो, उसको क्या करो, आप 100 ml में आप एक ढक्कन डेटॉल डालो। ठीक है, फिर दूसरा 90 ml वाटर ले लो, उसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल दो, फिर इसमें से ऐसा 8-10 बार करो, तो क्या होगा, उसकी खुशबू जो है ना डेटॉल की, वो एक समय पे चली जाएगी। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, इतने छोटे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। कितने छोटे होते हैं कि हम कभी उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी कल्पना से वो कई ज़्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पदार्थ के कणों के कैरेक्टर क्या होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, हम हर एक्टिविटी को क्या करेंगे बेटा, हमें हर एक्टिविटी को किससे समझना होगा, एक एक्टिविटी से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने घर में भी कर करके देख सकते हो, साइंस की एक्टिविटी करने में मज़ा भी आता है, और बहुत सी एक्टिविटी आपके घर में रोज़ होती भी है, बस आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है कि हो रहा है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के रिक्त स्थानों में समायोजित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त जगह होती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, गर्मी में हम नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, तो शक्कर घुलती है तो जाती कहाँ है,
क्या करती है, वो जल के कणों के साथ मिक्स हो जाती है। कब मिक्स होगी, जब जल के कणों के बीच में खाली जगह होगी, तो ही तो कोई चीज़ कहीं पर एडजस्ट होगी। अगर खाली जगह नहीं होगी तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, है ना। अब मैं आपकी बेंच पे एक साथ 4 की जगह 5 बच्चे बिठा दूँ, 2 की जगह 3 बिठा दूँ, और बेंच तो 2 ही बच्चों की है, तो क्या करोगे, तुम तीसरे को धक्का दोगे ना। वो खाली जगह होगी तो क्या करोगे, अच्छा बैठ जा, तू भी मेरे साथ बैठ जा, है ना। तो ऐसा होता है, अगर खाली जगह, तो ये माना जाता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। अपनी कक्षा के अब एक यहाँ पर एक सेकंड आपको क्या दिया है, पदार्थ के कणों के बीच कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये तो आप लोग अपने घर पे भी नॉर्मली कर सकते हो, क्लास में भी आप लोग चाहो तो इस एक्टिविटी को कर सकते हो। क्या करो, एक अगरबत्ती लो, उसको क्लास के एक कोने में लगा दो। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। तो पूरे रूम में खुशबू फैलती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अगरबत्ती का पदार्थ है उसमें क्या हुआ है, उसके कण जो है वो हवा में फैल रहे हैं, उनमें गति है, उनमें मूवमेंट है, उससे वो क्या कर रहे हैं, सब दूर फैलते जा रहे हैं और हमें उसकी खुशबू आती जा रही है। अब इसका एक उदाहरण आप ये देख सकते हो कि आप क्या करो, एक और क्रिया, एक और एक्टिविटी मैं आपको समझाती हूँ। एक आप बीकर लो, उसमें क्या करो, आप बीकर में हम एक बीकर लेते हैं, देन उसमें हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं और उसमें शाही की एक बूंद डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं। आप धीरे से डालो, पानी को मत हिलाओ, है ना, धीरे से डाल दो आप, और उस बूंद नीली शाही की डालो, और एक दूसरे में आप शहद डाल दो, अपने घर या कक्षा में एक कोने में रख दें। आप क्या नोटिस करेंगे, आपको क्या मिलता है, आप देखो, शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा कि धीरे धीरे जो बूंद होती है ना, वो पूरे जल में एक समान फैलने लगती है। 2-3 घंटे बाद पूरा पानी आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। ठीक है, शहद को डालने के बाद क्या देखा, शहद भी धीरे धीरे नीचे जाएगा, एकदम से तो नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन वो घुल जाता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक गिलास गर्म पानी और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट को डाल दें और उनको हिलने मत देना। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, जब वो सतह पर बैठ जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल अपने आप मूव करेंगे और धीरे धीरे वो पानी पूरा कैसा हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण पिंक कलर का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा बदलाव लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, उपरोक्त तीनों हमने 3 एक्टिविटी देखी। इन तीनों एक्टिविटियों से हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं इनमें मूवमेंट होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई। क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, उनमें गति और बढ़ जाएगी। जैसे क्या होता है, अगर आप पानी गर्म रखते हो, अगर आप बिल्कुल कम पे रखोगे तो धीरे धीरे गर्म होगा, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फटाक से उबलने लगेगा। तो मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पानी को, तापमान को बढ़ाते हैं, तो जो कण होते हैं पदार्थ के, उनमें ऊर्जा मिलती है उनको, और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है ना। यहाँ इन सब से ये सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, उनके कणों में मूवमेंट होता है, गति होती है। चलिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नहीं तो क्या था रे,